देखिए बेटा इधर, आपका बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। बेसिकली से आप कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, या इसमें हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करे थे उसे समझते हैं। सबसे पहले सर हमने ये समझा था इसके अंदर कि एक्चुअल के अंदर ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको पढ़ने के रीजंस क्या है, यानी इकोनॉमिक्स को पढ़ने का रीजन क्या होता है। तो उसका आंसर था सर, हमारा रीजन है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज बट अल्टरनेटिव यूजेस। तो सर एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है इकोनॉमी के अंदर कि हर चीज जो रिसोर्स है ना हमारे पास क्या है, बहुत लिमिटेड है, और हमें उसे बहुत बेस्ट तरीके से क्या करना होता है, यूटिलाइज करना होता है। फिर सर स्कार्सिटी की बेस पे उसका दूसरा नाम आया था पॉसिटी। फिर एक टर्म हमने पढ़ा था सर लास्ट क्लास में जिसका नाम था इकोनॉमी या एफिशिएंसी। उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा, किसी भी चीज को इकोनॉमी या एफिशिएंट तब कहा जाता है जब कम से कम कॉस्ट में आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाते हो, प्रोडक्शन कर पाते हो। तो हम क्या कहेंगे कि वो चीज कैसे काम कर रही है, मोर एफिशिएंटली काम कर रही है। तीसरा फिर इसके अंदर आया था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें तीन प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे क्या बनाया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड आगे आज का क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे है डिफाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हाउ इट इज मेड। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा ही चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आपकी बुक के दो चैप्टर्स हैं, नोट्स के अंदर ये सिंगल चैप्टर के रूप में है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। अगला है, कहता है हाउ डज इट शोज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहता है किस तरीके से पीपीसी के अंदर हम ये शो करेंगे कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। अंडर यूटिलाइज भी अभी आपको आगे समझाता हूँ क्या होता है। हाउ डज इट शो ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज, या हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें आज की क्लास में ये समझना है कि सर पीपीसी क्या होता है, ठीक है। पीपीसी को समझने के लिए ना बेटा इसकी डेफिनेशन समझो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर सब्जेक्ट के अंदर उसी के नाम में ही डेफिनेशन छुपी होती है। यहाँ पे क्या लिखा है सर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना या उत्पादन करना। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है सर चांसेस या संभावनाएं कितनी है, पॉसिबिलिटीज किसी है किसी चीज को करने की। कर्व का मतलब होता है सर ग्राफ। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो उस तरीके का ग्राफ होता है जो हमें दिखाता है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करके हम किस किस पॉसिबल तरीके से किसी चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल से समझेंगे इस चीज को, पहले पढ़ लेते हैं। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कहता है इट रेफर्स टू अ कर्व व्हिच शोज द सेवरल पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद इन द गिवन रिसोर्सेज एंड द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर सर हम ये सीखेंगे कि हमें दो गुड्स बनाने हैं, ठीक है, और हमारे पास रिसोर्सेज क्या है सर, बहुत लिमिटेड है। अब आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ध्यान से सुनना। भाई आपका एग्जाम है मान लो कल, ठीक है, और आपके पास मान लो कल एग्जाम है, लेकिन आपको रात को याद आया कि भैया मेरे ना ये 5 चैप्टर रह रहे हैं या 2 चैप्टर्स रह रहे हैं, सपोज करो 2 चैप्टर्स रह रहे हैं और आपके पास पढ़ने के लिए सिर्फ 2 घंटे हैं। तो रिसोर्स क्या हो गया आपके पास, टाइम का लिमिटेड हो गया। आपको चैप्टर कितने कंप्लीट करने हैं सर, 2 करने हैं। तो अब आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनेंगी सर, या तो उन 2 घंटे में मैं वो दोनों चैप्टर कर लूं, पहली पॉसिबिलिटी। सर या उन 2 घंटे में से मैं उस चैप्टर को ज्यादा अच्छे से कर लूं जो मेरे को ज्यादा अच्छे से आता है, ठीक। या सर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि मैं उन 2 घंटों में दोनों चैप्टर्स पूरे पूरे ना करके जो उसमें से मैम ने इंपॉर्टेंट लिखवाए थे वो वाले क्वेश्चंस कर लूं। ये पॉसिबिलिटीज हुई ना बेटा। तो उसी तरीके से जब हम रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करते हैं ना, तो हमारे पास रिसोर्स क्या है बेटा, लिमिटेड है। हमें दो चीजों का प्रोडक्शन करना है, तो उन अलग अलग पॉसिबिलिटीज को एक ग्राफ पे शो किया जाता है, और उस ग्राफ को क्या नाम दिया जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी हमें जो प्रोडक्शन की अलग अलग पॉसिबिलिटीज को शो करेगा वो हमारा कौन सा कर्व कहलाएगा सर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए यहाँ पे, कहता है प्रोड्यूसर विद द गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। कह रहा है मान लो एक प्रोड्यूसर है, उसके पास कुछ रिसोर्स है और एक टेक्नोलॉजी है। मे हैव द चॉइस टू प्रोड्यूस राइस और व्हीट। उसको दो चीजें प्रोड्यूस करनी है, राइस और व्हीट। या तो वो चावल प्रोड्यूस करेगा या वो गेहूं प्रोड्यूस करेगा। इफ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट alone, then 100 lakh tons of the wheat can be produced। अगर वो क्या करे कि जितने भी उसके पास रिसोर्सेज हैं वो सारा का सारा रिसोर्स किस में लगा दे सर, व्हीट में लगा दे, तो वो 100 लाख टन ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। एंड इफ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस अलोन, अगर वो सारे के सारे रिसोर्सेज किसमें लगा देता है सर, राइस में लगा देता है, तो वो 40 लाख टन ऑफ राइस कैन बी प्रोड्यूस। तो वो राइस कितने प्रोड्यूस कर पाएगा, 40 लाख टन। ये दोनों डाटा आपने याद रखने हैं।
सर अगर वो सारे रिसोर्स वीट में लगाएगा तो वो 100 किलो मान लो आप उसको, ठीक है, और अगर सर वो चावलों में लगाएगा तो वो 40 किलो कर पाएगा। अब इफ he decide to produce both wheat and rice, then the various combination of two goods can be produced as shown in table 1। लेकिन सर अगर वो दोनों ही प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसके बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उसको हम इस टेबल में समझेंगे। कहते द टेबल शोइंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। यानी वो टेबल जो हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करेगा प्रोडक्शन के, वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल कहलाएगा। वो कर्व नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा सर? शेड्यूल कहलाएगा। कैसे? देखो बेटा, गुड्स है हमारे पास व्हीट और राइस, हमारे पास प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज क्या है? अब ध्यान से देखना मैं जो आपको बता रहा हूं बच्चे, इसी की बेस पे ग्राफ भी बनने हैं आपके। देखो बेटा, यहां पे अगर हमने सारे के सारे रिसोर्सेज व्हीट पे लगा दिए तो मैंने क्या बताया था, हम कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे सर? 100। लेकिन सर उस टाइम पे राइस कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे? 0। ठीक। अब अगर मैं 10 किलो राइस प्रोड्यूस करता हूं, यानी 10 राइस प्रोड्यूस करता हूं, तो मेरा 100 में से 10 जाके यहां कितना बच जाएगा सर? अब 90 बच जाएगा। अब अगर मैं चावल का प्रोडक्शन और बढ़ा देता हूं, 10 से कितना कर दिया सर मैंने? 20। तो 90 में से 20 घटा दो, अब मैं गेहूं कितनी कर पाऊंगा सर? 70। अब मैं अगर इसको 30 करता हूं तो 70 में से 30 घटा दो, सर ये कितना कर पाऊंगा मैं? 40। और सर अगर मैं राइस का मैक्सिमम प्रोडक्शन कर लेता हूं, जो कि कितना था? 40, यानी सारे के सारे रिसोर्सेज किस पे लगा दिए मैंने? चावलों पे लगा दिए, तो सर मैं व्हीट का कितना प्रोडक्शन कर पाऊंगा यहाँ पे? 0। समझ आई ये चीज? तो टेबल इजी है ये बहुत ज्यादा, बस आपने ऐसे स्टार्ट करना है, यहाँ 0, एक बार 100, फिर 10-10 बढ़ाते जाओ, ऊपर में से क्या करते जाओ? माइनस करते जाओ। क्योंकि देखो सीधी सी बात है बेटा, आपके पास, जैसे मैंने पहले एग्जांपल क्या दिया, आपके पास है तो 2 घंटे ही, है ना भाई? अगर आप आधा 1 घंटा दूसरे सब्जेक्ट पे फालतू लगाओगे तो पहले वाले सब्जेक्ट पे आपको क्या करना पड़ेगा? उतना ही टाइम क्या देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। वही यहाँ पे एग्जांपल है कि सर अगर वो अपने रिसोर्सेज में से कुछ रिसोर्सेज राइस पे लगाएगा तो कहीं ना कहीं उसे किसका प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा सर? व्हीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे वो राइस का प्रोडक्शन बढ़ाता चला जाएगा, व्हीट का प्रोडक्शन क्या होता चला जाएगा सर? कम होता चला जाएगा। ये चीज समझ आ गई सबको अच्छे से? समझ आ गई भाई? क्लियर है ये सबको चीज? चलिए, अब ये ना जो मैंने टेबल बनाया है ये घर पे आप रीड कर लेना, ये उसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है जैसे दिया होता है नोट्सबुक्स के अंदर। ये प्रोड्यूस किया तो ये घर पे रीड कर लेना आराम से। अब आता है बेटा एजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि सर जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं तो हमें क्या क्या एजम्पशंस क्या होती है पहले हम समझते हैं। एज्यूम समझते हो ना, जैसे आप क्या करते हैं? एज्यूम लेट इज एक्स। एज्यूम का मतलब क्या मान के चलना होता है अगर हम कुछ काम करते हैं। तो पहली क्या है कि सर फैक्टर और रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बेटा देखो, ये जो पीपीसी है ना, ये तभी वर्क करेगा जब आपके पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। अब क्यों समझो, एक एग्जांपल आपका वाला चेंज कर देता हूं। आपके पास अगर 2 घंटे ना हो के आपके पास 2 दिन हो तो टाइम का रिसोर्स क्या हो गया सर? बढ़ गई लिमिट। अगर वो 2 दिन की जगह 2 महीने हो तो सर और बढ़ गया। तो क्या अब मेरे को चॉइस करनी पड़ेगी कि मैं ये सब्जेक्ट करूं या ये सब्जेक्ट करूं? नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सर मेरे पास टाइम का जो रिसोर्स है वो क्या हो गया? अनलिमिटेड हो गया। तो ये वाला जो रिसोर्स है, या सर पीपीसी की जब हम बात करते हैं, ये तभी बन पाएगा जब हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि सर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है? रिसोर्स अवेलेबल आर यूज्ड ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स। और हमें यह भी मानना है कि वो जो रिसोर्स है हम सिर्फ 2 गुड्स पे यूज करने वाले हैं अगर पीपीसी बनाना है तो। तीसरा सर, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। और सर जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना वो कांस्टेंट रहनी चाहिए बेटा। रीजन है उसका, मान लो आप पहले लेबर इंटेंसिव यूज कर रहे थे तो आपका प्रोडक्शन धीरे धीरे हो रहा हो, क्योंकि वहां पे मशीन का यूज नहीं हो रहा, लेबर का यूज हो रहा है ज्यादा। लेकिन सडनली अगर आप अपनी टेक्निक चेंज करके लेबर से किस पे आ जाओ? कैपिटल पे आ जाओ, यानी आप मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा करने लग जाओ, तो आपको अंडरस्टूड है कि सर अगर मैं मशीनों का इस्तेमाल करूंगा तो मेरा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि अब लेबर की जगह कौन काम कर रहा है? वहां पे मशीन्स काम कर रही हैं। तो इसीलिए ये माना जाता है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी भी है बेटा वो क्या रहेगी? अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। द इकोनॉमी ऑपरेट्स नियर द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये भी मान के चला जाता है कि जो हमारी इकोनॉमी है ना उसके अंदर जितना भी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ लो, अगर मान लो मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी 100 है तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि ये मैं मैक्सिमम कैपेसिटी लगा चुका हूं, इसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है?
अब अगला देखो, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको समझने के लिए हमें एक टर्म समझना है बेटा। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका मतलब होता है व्हाट वी सैक्रिफाइस टू गेट एन बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव। अब एग्जांपल समझना है यहाँ पे। सपोज करो मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, या आप में से कोई जॉब कर रहा है, आपको बेटा वहां पे 50,000 सैलरी मिलती है, ठीक है। अब अगर आपके पास ऑप्शन आता है ए कि आप जॉब स्विच कर सकते हो, वहां पे आपको सैलरी मिलेगी 30, तो क्या आप स्विच करोगे? बहुत कम लोग करेंगे, रीजन होगा तो करेंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं करेगा। लेकिन हाँ सर, अगर इस 50 की जगह अब मेरे को वहां पे मिल रहे हैं 70 और 80 के, तो क्या मैं स्विच करूंगा? हाँ जी सर करूंगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या, देखो अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, अवसर लागत बोलते हैं हिंदी में इसे। यानी कि सर एक अच्छे अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए जो मैं पिछला सेक्रीफाइस करता हूं, तो वो क्या कहलाती है? मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। कैसे? अब बेटा इस 50,000 की जॉब में ध्यान से देखना, इसको समझना, आगे भी काम आएगा। क्योंकि बेटा आपने ये 50,000 की जॉब जो छोड़ी, ये मान लो 80,000 के लिए छोड़ी। आपने जो 50,000 की जॉब छोड़ी, किसके लिए छोड़ी? 80,000 के लिए छोड़ी। तो बेटा आपने इस 80,000 के लिए सेक्रीफाइस कितने का करा? 50,000 का। एक्चुअल में आपका इंक्रीमेंट 80,000 का हुआ है? नहीं सर, एक्चुअल में इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 30,000 का हुआ है। क्यों? क्योंकि इस 80 को पाने के लिए मेरे को पहले क्या छोड़ना पड़ेगा? 50 को छोड़ना पड़ेगा। तो 30,000 आपकी क्या हो गई बेटा? यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी, है ना। अब और एग्जांपल समझ लो। आपके 12th में अच्छा स्कोर करा, आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं कि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर जाके स्कॉलरशिप पा सकते हो, या आपको डीयू में भी एडमिशन मिल रहा है। तो अगर आप डीयू छोड़ के प्राइवेट में जाते हो, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? डीयू। और अगर आप प्राइवेट छोड़ के डीयू में आते, तो आपने किसको सेक्रीफाइस करा? सर प्राइवेट को सेक्रीफाइस करा, तो प्राइवेट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। यानी एक अच्छे बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करने के लिए जो मेरे को पिछला सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो क्या कहलाता है? सर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। ये चीज समझ आ गई। और सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, अब आप इसका आंसर खुद करेंगे, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी हमेशा या कम होगी? सर बढ़ेगी। रीजन, सर आज मैं 50 80 के लिए छोड़ रहा हूं, तो 80 मैं लाख के लिए छोड़ूंगा, लाख में 1.5 लाख के लिए छोड़ूंगा, 1.5 लाख में 2 लाख के लिए छोड़ूंगा। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती चली जाएगी? हर बार सर बढ़ती चली जाएगी। ये समझ आ गया? तो इसका मतलब भी ये कि द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ऊपर वाले टेबल पे दिखाता हूं आपको क्या हुआ। देखो, अब पहले आपने इसके 10 यूनिट बढ़ाने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया? सर 10 का। फिर कितने का सेक्रीफाइस किया? फिर कितने का किया? फिर 40 का। यानी क्या हो रहा है? ये भी बढ़ रहा है ना। तो हर लेवल पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती जाएगी? सर बढ़ती जाएगी। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। अब ध्यान से अब समझना बेटा, यहां पे थोड़ा ना रफली आपको मैं बना के दिखा रहा हूं, पीपीसी बनता किस तरीके से, उसको समझ लो बेटा। पहले देखिए, हो गया सर। देखिए बेटा, यहाँ पे पीपीसी की ना बेटा शेप इस तरीके से होती है। ये क्या कहलाता है? हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। ये हो गया, ये हो गया। अब मान के चलते हैं बेटा, यहाँ पे ये 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक जगह पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? वीट। और एक जगह पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? सर, ठीक है। ये हमारा पीपीसी है। इसके ऊपर बेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, ये ए बी सी डी और ई। इस पूरे को बहुत ध्यान से समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक आएगा आपका।
कहता है वाई इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉन्केव टू ओरिजिन, इस शेप को क्या बोलते हैं सर, कॉन्केव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्केव। और एक होती है हमारी कौन सी, कॉन्वेक्स। याद रहती है आपको हमेशा ये इजीली, या कंफ्यूज होते हो जब बनती है तो? याद रहती है पक्का, चलो अच्छी बात है फिर तो। ये कौन सी है सर, हमारी कॉन्केव शेप है। अब कहता है हाउ डज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफेक्ट द शेप ऑफ पीपीसी। और कह रहा है ये बताओ किस तरीके से जो इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉ है वो हमारी शेप पे इफेक्ट डालेगा। पहला देखो बेटा, अब इसके अंदर हो क्या रहा है, ध्यान से देखना, पुराने बच्चे इजीली समझ जाओगे आप। राइस और व्हीट, सर अगर मैं इसको 100 प्रोड्यूस करता हूं तो ये 0 है, इसको 10 करता हूं तो ये 90 है, इसको 20 करता हूं तो सर ये 70 है, इसको 30 करता हूं तो ये 40 है, इसको ये 40 करता हूं तो ये 0 है। यानी सर एक को अगर मैं बढ़ाता हूं तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। ये कौन सा लिंक हुआ सर हमारा, नेगेटिव लिंक हुआ कि एक बढ़ रहा है और एक, यानी जब कोई चीज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, हम नेगेटिवली लिंक बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में एक पहला रूल जब आपको डिमांड चैप्टर पढ़ाया था, क्या बताया था कि इकोनॉमिक्स के अंदर सारे चैप्टर्स के अंदर जिसके अंदर भी नेगेटिव लिंक होगा बेटा, और अगर आप उसका डायग्राम बनाओगे तो हमेशा वो क्या बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, यानी ऊपर से किसकी तरफ आएगा, वो नीचे की तरफ ही आएगा। डिमांड का बनाया वो भी नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी इसीलिए इसका पहला रीजन क्या है, कहता है इन केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज। तो हम दोनों का प्रोडक्शन कभी भी एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते। व्हेन द गिवन इकोनॉमी वांट्स टू रेज द प्रोडक्शन ऑफ गुड एन, एन की जगह मान लो आप राइस, इट हैज टू फेस फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एम। एम का मतलब हो गया यहाँ पे, दिख रहा है सर, अगर वो राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो उसे व्हीट का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये रीजन होता है। 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर पीपीसी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, तो उसका रीजन क्या होगा सर, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स देन वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स। एक का बढ़ाने के लिए हमें दूसरे का क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये हमेशा क्या होता है सर, कॉन्केव टू ओरिजिन होता है। क्यों होता है, इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल दैट इन द बिगिनिंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय 10, स्टार्टिंग के अंदर जब राइस का प्रोडक्शन में 10 से बढ़ाना चाहता था, 10 यूनिट्स ऑफ व्हीट आर सेक्रीफाइस, तो मैंने कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी सर, सिर्फ 10 यूनिट सेक्रीफाइस करी। बट लेटर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय द सेम अमाउंट, अब आपने इसको यहाँ पे कितना बढ़ाया बेटा, 10 ही तो बढ़ाया, लेकिन आपने यहाँ सेक्रीफाइस कितने का करा, 20 का करा, है ना। फिर जब अगले 10 को बढ़ाया तो यहाँ सेक्रीफाइस कितने का करा, 30 का करा। फिर अगले 10 को बढ़ाया तो यहाँ सेक्रीफाइस कितने का करा, 40 को करा। ये रीजन होता है जिसकी वजह से हमारा पीपीसी जो है वो क्या बनता है, कॉन्केव शेप का बनता है। और इसका एक लाइन में आंसर होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है ये, ठीक है। 2 रीजन है देखो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे ये